नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सवाल ये है कि कांग्रेस की आखिर प्रॉब्लम क्या है? केरल में जहाँ पर कांग्रेस को और यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला है, वहाँ पर भी अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो चुका है। जबकि उन राज्यों में जहाँ पर एक तरह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था, जैसे कि तमिलनाडु जहाँ पर विजय ने शपथ ली, वहाँ पर बहुमत न होने के बाद भी सारे गठबंधन के जो सदस्य हैं, वो मिलकर उन्होंने सरकार का गठन कर लिया। मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई और विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया। वैसे ही आसाम से लेकर आप पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली। लेकिन केरल में अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो चुका है, क्योंकि सवाल ये है कि केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के पसंदीदा चेहरे हैं, जो संगठन मंत्री हैं, वो क्या केरला के मुख्यमंत्री होंगे, या वी सतीशन जो वहाँ पे ग्राउंड पे जाकर, जमीन पर जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो मुख्यमंत्री होंगे, या फिर चेन्नीताला साहब मुख्यमंत्री होंगे। इन सवालों के बीच में केरल की जो गुत्थी है, वो अभी तक उलझी हुई है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, पहले केरल और फिर तमिलनाडु पे आएँगे। तमिलनाडु में जिस तरह से एआईएडीएमके में टूट हो रही है, उस सवाल को भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत केरल से। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आप राजगोपालन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखते हैं। साथ ही शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार बीजेपी की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं। और पंकज शर्मा जो काफ़ी दशकों तक उन्होंने कांग्रेस भी कवर किया है, उनसे भी समझेंगे कि केरल की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं पंकज जी आपसे। केरल में आखिर प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस की जो ये प्रॉब्लम है, वही केरल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान अभी तक तय नहीं कर पाया है कि उस व्यक्ति के साथ में जाएँ, जिसके साथ में जनसमर्थन है, या फिर उस व्यक्ति के साथ में जाएँ, जिसके पास में एमएलए है। आपको क्या लगता है कि केरल की असली प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये सबके सामने है कि केरल में 3 लोग हैं जो प्रमुख दावेदार हैं। अब किसी भी आला कमान के साथ, किसी भी राजनीतिक दल के आला कमान के साथ ये समस्या रहती है। देखा जाए तो जो रमेश चन्नीथला हैं, वो सबसे अनुभवी और पुराने हैं केरल की राजनीति में। और ये बात भी सही है कि सतीशन जी के नाम पर एक तरह से उनके चेहरे पर केरल में ये चुनाव लड़ा गया। और केसी वेणुगोपाल चूँकि दिल्ली में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनके साथ विधायकों की संख्या कहा जाता है कि ज़्यादा विधायकों की संख्या उनके साथ है। तो किसी भी राजनीतिक दल के आलाकमान के सामने ये दिक्कत आनी स्वाभाविक है कि कैसे इसका संतुलन बैठाया जाए। एक तरफ एक नेता है जिनके साथ विधायकों की संख्या है, दूसरी तरफ एक नेता हैं जिनके जनाधार या जिनके चेहरे पर कहा जा रहा है कि चुनाव जीता गया है। तीसरे वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी पुराने हैं, प्रतिबद्ध हैं और उनका अपना एक प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस ने इस मामले में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है और उसको ये जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों इतने प्रभावशाली नेता हैं कि अगर वो इन तीनों नेताओं को केरल के बैठाकर बीच का कोई रास्ता निकालना चाहेंगे, तो वो ज़रूर निकल जाएगा। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस मामले में जो निर्वाचित विधायक हैं, उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। दिल्ली से किसी को भेजना ऐसा लगेगा कि जैसे आलाकमान ने अपनी पसंद थोप दी है। जो केरल में एक नई तरह की शुरुआत हो रही है, उसको देखते हुए ठीक नहीं होगा। राजगोपालन साहब, जब ये सारे जर्नलिस्ट और सारे एनालिस्ट या सबको, एक कॉमन आदमी को भी ये पता है, या इतनी सामान्य जानकारी है या विज़डम है कि जिस व्यक्ति ने स्ट्रीट फाइट किया वहाँ पे 5 साल तक ग्राउंड पे, और जो जनता जिसके एक तरह से घोषित नहीं किया, लेकिन ठीक है, जनता का एक समर्थन मिला कि सतीशन ने वहाँ पे फाइट किया, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। वैसी स्थिति में ये सब कुछ जानते हुए इतना डिले, आपको लगता है कि एक तरह से फिर से कांग्रेस वही गलती कर रही है जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उन्होंने किया कि आप सिंधिया के साथ में उनके पास में एक जिसको कहते हैं कि जनता का पल्स था, लेकिन आपने बिठा दिया कमलनाथ को। सचिन पायलट ने ग्राउंड पे जाकर मेहनत की, लेकिन आपने चूंकि ओल्ड गार्ड को फेवर करता था, अशोक गहलोत जी को बिठा दिया मुख्यमंत्री। वही केरल में आपको लगता है कि वो रिपीट हो सकता है? केरल समस्या का जो मूल कारण है, माँ बेटा बेटी तीनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा है। जबरदस्त, एक इंच दूसरा का, तीसरा तीसरा ये है।
सोनिया गांधी का पसंद है ये, प्रियंका गांधी का पसंद है सी, राहुल गांधी का पसंद है बी। ये तीनों को जो झगड़ा है वो इसमें मुझे लगता है कांग्रेस का, जैसे पंकज को हम दोनों शेखर अय्यर को तीनों कांग्रेस को हम लोग तो 1977 से कवर करते आ रहे, एक नहीं है कल नहीं है। हम तीनों को जोड़ोगे कम से कम 120 साल हम दोनों कांग्रेस का देखा हम तीनों। मुझसे शेखर सीनियर है, शेखर से सीनियर है पंकज, पंकज का आज नहीं है कल नहीं है, पंकज का जो दोस्ती है रिश्तेदारी है पूछो उनसे। लेकिन कांग्रेस का खत्म किया है राहुल गांधी ने, मैं दुख से बोल रहा हूं। मैं पीवी नरसिम्हा राव स्पोक्स पर्सन था उस टाइम से, कांग्रेस को जानता हूं, पंकज को जानते, शेखर को जानते, लोकनाथ मिश्रा था एक, उमाशंकर दीक्षित था, कमलापति त्रिपाठी, अब्दुल रहमान अंतले, बसंत साथे, वीएन गाडगिल, मैं नाम इकट्ठा बोलते जाना, मेरा बुढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गया। लेकिन पंकज शर्मा को अभी तक काला काला है। लेकिन मुझे लगता है पंकज शर्मा मुझसे नाराज नहीं होना है, कांग्रेस को राहुल गांधी ने चोरी मारा, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का धोखा दिया है नवरोज सिंह तो चरणजीत सिंह चन्नी को उठा करके, ऐसे गलती केरला में करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री से मजाक से कहा है 5 साल को 5 मुख्यमंत्री होंगे करके, वो सच्चाई नहीं है, 10 मुख्यमंत्री होंगे। 2029 में साउथ इंडिया से 125 लोकसभा सीट है शंकर बाबू, 125 से कम मैं आज की दौर से करूंगा 80 सीट जीतेगा कांग्रेस। लेकिन उस 80 सीट का जो गोल्डन एग दे रहे ना जी, जो उसको अंग्रेजी में कहावत है गोल्डन एग, उसको तोड़ रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने। लेकिन मुझे लगता है आज रात नहीं तो कल तक आ जाएगा, केरला में कांग्रेस टूटेगा, एकनाथ शिंदे उतरेगा कांग्रेस से, वो कांग्रेस को खत्म करेगा, वो सदिशन होगा। आप लिख के रखिए केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पंकज जी, इन्होंने गोपालन साहब ने एक नई इसमें ट्विस्ट डाल दिया कि केरला में सतीशन बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, वहां पे टूट होगी। लेकिन अगर टूट नहीं भी होती है तो शेखर के जाने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी टिप्पणी ले लूं कि क्यों ऐसा होता है कि आप देखें कि बीजेपी का जो कहते हैं एचआर सिस्टम इतना मजबूत है, जितने भी राज्य उठाकर देखें बीजेपी ने वहां के जो एमएलए हैं उनमें से मुख्यमंत्री का चुनाव किया। यूपी एक सिर्फ अपवाद था जहां पे योगी आदित्यनाथ को सांसद होते हुए उन्हें भेजा गया था। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जो एमएलए है जिसके नेतृत्व में या फिर अगर नहीं भी वहां पे चेहरा है उनमें से चुनाव हुआ। यहाँ पर केरल में क्या मजबूरी है? क्या एक परिवार में किसकी पसंद है? प्रियंका जी की पसंद सतीशन है, राहुल गांधी की पसंद केसी वेणुगोपाल है, सोनिया जी की पसंद चेन्नीथल्ला है, तो ऐसे पार्टी को थोड़े आप चलाएंगे? मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। कांग्रेस केरल में बिल्कुल नहीं टूटेगी। इतनी मेहनत के बाद जो सरकार आई है, तीनों जिम्मेदार नेता हैं, और मुझे नहीं लगता कि सतीशन जी की जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा है और प्रतिबद्धता है उस पर इस तरह का शक किया जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार केरल में नहीं है, और जो केरल के समाज की संरचना है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं फिट ही नहीं होती। इसलिए सतीशन ऐसा करने का तो सोच भी नहीं सकते। अब ये जो कहा जा रहा है कि प्रियंका जी की पसंद कोई और है, राहुल जी की पसंद कोई और है, सोनिया जी की पसंद कोई और है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तीनों नेता परिपक्व हैं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि चूंकि चुनाव के पहले ये कहा गया था कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएगा, और इसीलिए केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा पाए। तो अब जब ये एक अवधारणा बनाकर चली थी कांग्रेस पार्टी कि हम सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने के लिए भेजेंगे, तो बेहतर ये होगा कि केसी वेणुगोपाल अपने को इस दावेदारी से स्वयं ही अलग कर लें, और जो फैसला है वो रमेश चन्नीथला और सतीशन जी के बीच में होने दें। ये एक बेहतर कदम उनके लिए होगा, क्योंकि वो यहाँ राष्ट्रीय राजनीति में बैठे हैं, पिछले 6-7 साल से काफी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, और जैसा कि उनके बारे में माना जाता है वो राहुल गांधी के बहुत ही विश्वसनीय हैं। इसलिए उनको इस समय पर राहुल गांधी के लिए कोई परेशानी खड़े करने के बजाय अपने को इस दौड़ से अलग कर लेना चाहिए। शेखर आपके पास आए, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी राजगोपालन साहब देना चाह रहे हैं इस पर रिजॉइंडर। राजगोपालन साहब, रिजॉइंडर नहीं है, मैं पंकज का आदर करता हूँ। ठीक है शेखर, एक ही चीज है,
8 दिन हो गया। पंकज जी, ये क्यों देर हो रहा भाई? आप समझा दो। आप तो मुझसे कांग्रेस के नजदीक है। आप आजकल कांग्रेस को तो मुझे दरवाजा बंद कर दी, आपको तो खुला है, खिड़की खुला है। आप तो बता दो क्यों 8 दिन हो गया? 8 दिन में क्या मसाला पक रहा क्या घर में? आप मैंने तो पहले हाथ में हाथ रख के बोलो, छत में हाथ रख के बोलो। मैंने तो पहले ही लेकिन वो कहा तो था कि पंकज जी तो पहले ही कह रहे हैं कि सतीशन को बनना चाहिए। क्यों देर हो रहा है? 8 दिन हो गया। इस मामले में कांग्रेस ने, मैंने जैसे पहले ही कहा, ज्यादा समय ले लिया है और इसको जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात पानी चाहिए, जिसका एकमात्र तरीका यह है कि वेणुगोपाल जी अपने आप को इस दौड़ से स्वयं ही अलग करने की घोषणा कर दें। शेखर जो कह रहे हैं, जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने मजे लिए कल सोशल मीडिया पे, तो यानी कि बीजेपी भी कह रही है और कई सारे लोग कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वेणुगोपाल दिल्ली में रहें ताकि कांग्रेस को और भट्टा बिठाएं। केरल की बीजेपी चाहती है कि आ जाएं केसी वेणुगोपाल जी केरल में ताकि वहां पे भट्टा बिठाएं। आपको क्या लगता है कि सचमुच केसी वेणुगोपाल के ऊपर इतना ज्यादा थॉट देना और विधायकों की राय, क्योंकि विधायक तो देखिए संगठन महासचिव हैं, तो उनके एक फोन कॉल जाने से ही सारे विधायक कहेंगे कि हाँ जी, अब राहुल गांधी की इच्छा है तो हम केसी वेणुगोपाल को चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी को तो सोचना चाहिए कि भाई इसमें थॉट देने की क्या जरूरत है। नहीं, अभी तो सोच वही कर रहे हैं। अभी सोनिया जी भी इस पे अपना शुरू कर दिया है। सोनिया जी सबसे बात कर रहे हैं और सोनिया जी ने सारे पीसीसी जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट से सबसे बात कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम सिंपल है कि क्योंकि केसी वेणुगोपाल आप जैसे कह रहे हैं आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज है और राहुल जी के करीब है, और इस बार टिकट वितरण में भी आप देखेंगे वेणुगोपाल जी का बहुत हाथ रहा। सो ज्यादा से ज्यादा जो एमएलए हैं उनकी पर्सनल लॉयलिस्ट पे है, नंबर 1। लेकिन बात यहाँ पे है क्योंकि पिछले 5 साल आपके विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में जो भूमिका सतीश ने निभाया और पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ जिस तरह कैंपेन पूरे 5 साल चलाए, जिसके वजह से आज के कांग्रेस और कांग्रेस लेड यूडीएफ को इतनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन एमएलए क्योंकि वेणुगोपाल के लॉयलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई केसी वेणुगोपाल ही आना चाहिए। और राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि क्योंकि आपने पहले भी कहा कि बहुत करीब है। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम है, आईयूएमएल जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो सेकंड पार्टनर है लार्जेस्ट, उनके पास भी 17 कुछ सीट्स है। वो कह रहे हैं भाई सतीशन के लीडरशिप में सारा विपक्ष का कैंपेन रहा, यूडीएफ का कैंपेन, तो इनको ना करके आप ऊपर से ले आ रहे, तो ये भी है। अब बात ऐसी है, देखिए राहुल जी का मन बन गया वेणुगोपाल को बनाना है, लेकिन सहमति नहीं हो पा रही है। और सबसे दिक्कत अभी लेटेस्ट क्या है, सतीशन कह रहे हैं ठीक है आपको वेणुगोपाल का बनाना बनाइए, लेकिन मुझे मत कहिए कि उस सरकार में मुझे शामिल होना है, मैं अलग से एक सदस्य के रूप में काम करूंगा। ये क्या है, एक मॉरल पोजीशन ले लिए, जिससे अभी कैसे इसको मैनेज करें। अब कहा जा रहा है कि सोनिया जी के एंटनी से भी बात करेंगे। अब सारे पीसीसी चीफ जितने बात, देखिए क्या है, राहुल जी भी ये सहमत है कि बात करके ऐसा में कर दे भाई, सबसे बात करके फिर वेणुगोपाल गए, ताकि वो लोग भी, बाकी जो पूर्व पीसीसी चीफ भी सतीशन को कहे भाई मान जाइए, क्यों ये कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, लेकिन आप सतीशन जी एक सक्रिय सदस्य के रूप में थोड़े बने रहेंगे। सत्ता में जब कोई भी नेता होता है वो भागीदारी के लिए आता है। अगर वो सदस्य बने रहेंगे तो फिर तो वो अलग कैंप चलाएंगे और 22 एमएलए के साथ, जैसे सिंधिया बीजेपी में जाके मिल गए, वो भी कुछ एमएलए लेके कुछ और ड्रामा करेंगे। नहीं, मैं नहीं, वो तो बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता के रूप में और सदस्य मतलब एमएलए के रूप में और एक विपक्ष नेता के रूप में, नहीं वो तो नहीं होगा। लेकिन क्या है, कैडर को लग रहा है ये अन्याय हो रहा है सतीश के साथ, ये जो फीलिंग है ना, कैडर के साथ अन्याय हो रहा है। और इसको कैसे मैनेज करें, देखिए पार्टी हाईकमांड के सामने यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली जो राहुल चाहेंगे वही होगा। लेकिन को कहीं ना कहीं कैडर को भी किसी तरह आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलाने में बाद में दिक्कत आएगी। देखिए वैसे केरल कांग्रेस में हम सब जानते हैं, उस समय भी 2 गुट थे, करुणाकरण ग्रुप और एंटनी ग्रुप, ये चला है, मतलब ये परंपरा वहां पे, ये सिलसिला भी है। लेकिन किसी तरह एक अरेंजमेंट होता था पोर्टफोलियो में, ये में। अब आके यहाँ पे आ गया भाई केसी वेणुगोपाल अगर, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये दोनों सपोर्टर्स जो है ना, ये भी बड़े एग्रेसिव हो गए। आपने देखा होगा पोस्टर लगाया गया, फ्लेक्स बोर्ड लगाया गया
इनके ग्रुप ने उसको ये किया, उनके ग्रुप, और यहाँ तक केरल के जो भवन है यहाँ पे, केरला हाउस जो कहते हैं हम, दिल्ली में जो आपके इसके नजदीक है, संचार भवन के निकट, जो वहां भी जंतर मंतर, दोनों ग्रुप, जंतर मंतर, जंतर, वहां भी दोनों ग्रुप आ गए हैं। तो एक प्रकार से, क्योंकि ये चुनाव ऐसा चुनाव में जिसमें सबको लग रहा है भाई भागीदारी रही है, सबको भागीदारी रही है। और जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे भाई पहले तो चुनाव नहीं लड़े, देखिए दूसरी बात आती है, अगर आप केसी वेणुगोपाल जाएंगे तो अब 2 उपचुनाव होगा, एक लोकसभा का भी होगा और एक विधानसभा का भी होगा, और दो विधानसभा का उपचुनाव करवाना, ये अभी अभी चुनाव हुआ है, वो भी एक प्रकार से चैलेंज बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कांग्रेस के कि केसी वेणुगोपाल यहाँ से चले जाए तो कांग्रेस का भला हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे लोगों का मानना है कि केसी वेणुगोपाल की वजह से ही कांग्रेस आज जिस हालत में है उसकी एक बड़ी वजह केसी वेणुगोपाल है। नहीं, देखिए केरल के बाहर जितने लीडर्स है ना, वो कह रहे हैं ये अच्छा मौका है, अगर राहुल जी इनको विदाई कर देंगे तो पार्टी की भलाई होगी, क्योंकि उनको लगता है कि कई सिचुएशन में, कई राज्यों में जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी रही है, उनको लगता है भाई वेणुगोपाल की वजह से राहुल जी ने ठीक निर्णय नहीं लिए। तो ये एक फीलिंग तो है। देखिए बाहर तो यही है कि भाई वो चले जाएंगे तो बस नमस्ते हो गया उनका, कम से कम केरल में बिजी हो जाएंगे। और अब दूसरी बात है शंकर जी, देखिए जो वेणुगोपाल की जो नेटवर्क है ना, बिजनेस कॉर्पोरेट जो केरल में, वो बहुत पावरफुल नेटवर्क है। वो चाहते हैं भाई केसी वेणुगोपाल ही बने। देखिए प्रेशर केवल पार्टी के अंदर नहीं है, बाहर भी है, ये हर पार्टी में होता है भाई। तो बाहर के भी लोग देखते हैं भाई चुनाव जीत गया तो भाई हमारा पर्सन आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, वो प्रेशर भी पड़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि सोनिया जी हाथ में ले लिए मामले को, लग रहा है कि सोनिया, और अभी क्या है ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सतीशन का काम प्रियंका जब भी देखे तो कहा जा रहा है भाई प्रियंका जी भी कह रहे हैं नहीं सतीशन को ही मिलना चाहिए। जैसे कर्नाटक को ले लीजिए, कर्नाटक में प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रियंका जी और सोनिया जी दोनों को लग रहा है भाई शिव कुमार ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है, और जो एग्रीमेंट हुआ था जब सरकार बनी थी कर्नाटक का सरकार 2023 में मई महीने में जो बनाया था, तब यही था भाई 2.5 साल आप कर लीजिए सिद्धरामैया, और 2.5 साल तब तो एक एग्रीमेंट हो गया था। अब कहा जा रहा है भाई उस पर भी एक रिटर्न अंडरस्टैंडिंग भी था। अब सिद्धरामैया के समर्थक और सिद्धरामैया स्वयं नहीं चाहते कि अब 3 साल हो गया, अब वहां भी सबको लग रहा है, सोनिया जी को भी लग रहा है भाई इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, बाकी राज्यों में कहीं भी पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करना वो शिव कुमार कर रहे हैं। देखिए ये प्रॉब्लम इसके बाद ही है, जैसा केरल में ये मामला सुलझेगा उसी पर कर्नाटक अभी रेडी वेट कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं भाई जैसे केरल खत्म हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस के हाईकमांड इस पर ध्यान दे, क्योंकि वहां भी क्या है 2 चीजें हो रही है, कर्नाटक को भी समझना है। देखिए वहां के सिद्धरामैया के ग्रुप कह रहे हैं और सिद्धरामैया स्वयं कह रहे हैं भाई एक रिशफल करवा दो, हमें परमिशन दो, एक रिशफल कर दो, क्योंकि बहुत एमएलए बड़े अपसेट है कि कोई काम नहीं हो रहा। जो मंत्री बने हैं वो 10-10 साल बने हैं, कोई 3 टर्म कर रहा है, कोई 4 टर्म कर रहा है, भाई यंग एमएलए को मौका दो। देखिए जो फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है, वो कह रहे हैं भाई हमें भी मौका दो। तो यहाँ अच्छा दूसरी ठीक है, शिव कुमार के ग्रुप कह रहे हैं आप रिशफल की बात नहीं है, जो प्रॉमिस है उसको निभाओ, ये आप सीएम कब बात करो, सीएम लीडरशिप कब बात करो। अब क्या है राहुल जी के लिए क्या है भाई, सिद्धरामैया एक ओबीसी फैक्टर है और ओरिजिनल कांग्रेस से नहीं है, आप उनको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे एक बार हुआ था 2023 में जब जेडीएस लीडर कुमारस्वामी को सीएम बनाया था, सबसे डरा सिद्धरामैया थे, और बाहर से उस समय भी कहा जा रहा है भाई इन्होंने स्वयं सबको ये कर दिया, जो उस समय जो हुआ ना ऑपरेशन लोटस, सबने तो बीजेपी को गाली दिया, लेकिन अंदर में तो सिद्धरामैया स्वयं नहीं चाहते थे कुमारस्वामी बने रहे, क्योंकि पुरानी दुश्मनी, वो भी तो जेडीएस में थे। तो क्या है जहां पे लीडर्स पावरफुल है, ग्राउंड के लीडर्स है ना, वहां पे आप उनको समझाना और उनको समर्थक का समझना भी बड़ी कठिन है। बिल्कुल। अब सवाल है कि केरल की समस्या तो कांग्रेस एक ही लाइन है, ये मुझे पंकज ने मुझे समझाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा पंकज से। डॉक्टर शमा मोहम्मद है स्पोक्स पर्सन, अच्छा लड़ दिए सारा बीजेपी से, उनको सीट नहीं दिया, वो मुकर गया।
जैसे मुझे लगता है शमा मोहम्मद कांग्रेस से बाहर आ जाएगी, क्योंकि उनको वो कहते मुसलमान को क्यों सीट नहीं दिया, इसके ऊपर पंकज का टिप्पणी चाहिए। क्यों शमा मोहम्मद, वाई शी इज डिस्टेंसिंग, शी इज वेरी क्लोज टू सोनिया गांधी, शी इज वेरी क्लोज टू प्रियंका गांधी। कांग्रेस को बड़ा किया, वो डेंटिस्ट है, कांग्रेस को तो दांत निकाल दिया उन्होंने। पंकज जी, नहीं, अगर उनको चुनाव लड़वाते तो अच्छा रहता, बट आई डोंट थिंक शी इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड she'll never leave कांग्रेस। हर कमिटमेंट टू द कांग्रेस पार्टी इज इंटैक्ट। लेकिन ठीक है, उनको लड़वाना चाहिए था चुनाव। अब क्यों उनको सीट नहीं दी जा सकी, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने तय किया है उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो केरल की समस्या के बाद हम आते हैं तमिलनाडु के ऊपर। तमिलनाडु में जिस तरह की स्थिति बन रही है, जयललिता के बाद जिस तरह से एआईडीएमके में लगातार संघर्ष चला कि एआईडीएमके अपने को इंटैक्ट रखे, लेकिन विजय के समर्थन के मुद्दे पर एआईडीएमके में टूट लगता है कि बहुत ही साफ दिख रही है। और जिस तरह से एआईडीएमके का जो रेबल गुट है वो विजय के साथ मिलने के लिए बेताब है, क्योंकि सत्ता में भागीदारी चाहिए। वहीं ईपीएस, जो कि ये पहले थ्योरी फ्लोट कर रहे थे कि वो डीएमके के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, अपनी पार्टी में टूट को बचाने के लिए, उनके लिए चुनौती है कि क्या उनका हाल भी क्या ओपीएस जैसा हो जाएगा। सवाल है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में राजगोपालन साहब, आपको क्या लगता है कि जो स्थिति है एआईडीएमके में टूट की जो स्थिति है, उसमें आप किस तरह से चर्निंग देख रहे हैं? क्या एक तरह से कांग्रेस की ऊपर जो डिपेंडेंस है विजय की वो कम हो जाएगी? जो रेबल गुट अगर समर्थन करता है, विजय के लिए कितना ये सुविधाजनक स्थिति है? और क्या बीजेपी के लिए कोई रास्ता खुलता है? क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि डीएमके जिस तरह से कांग्रेस से अलग हुई है, इशू बेस्ड सपोर्ट पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ उनकी गलबैया शुरू हो सकती है। किस तरह का नेशनल पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं? नेशनल पर्सपेक्टिव ये देख रहे हैं मुझे, ईपीएस आज कमजोर है। कमजोर इसीलिए है, उनको 47 एमएलए हुआ था, 30 निकल गया उसको हाथ से। उसका श्रेय है शेंकोटेन करके एक एडीएमके से मिनिस्टर जा करके विजय से ज्वाइन किया, वो आज मिनिस्टर बन गया। नॉट ओनली दैट, विजय खुद संपर्क में है जो एडीएमके एमएलए के साथ। इसमें कांग्रेस की एक गलती है। आप मान लीजिए शंकर जी, ये चुनाव के पहले आप एक वाइफ के साथ खड़े थी डीएमके के साथ, ये चुनाव के बाद ओवरनाइट 4 तारीख चुनाव का परिणाम आया, 5 तारीख सुबह दरवाजा कट करके विजय के पास किया। डीएमके ने छोड़ा, मुझे आपने शादी मुझसे की, मुझे छोड़ करके दूसरा से शादी करने जा रही है, मुझे क्या दिक्कत है इससे? लेकिन मैं गलत किया है, उसी से शुरू हुआ एडीएमके का स्प्लिट। सपोज कांग्रेस नहीं किए होते, एडीएमके इंटैक्ट रहती, क्योंकि वो जो कांग्रेस जाने में मिस्टर विजय के समझ गए कांग्रेस विजय टैक्ट बहुत इंटैक्ट है, लेकिन वो नंबर नहीं है कांग्रेस जाने के बाद। इसीलिए तो सीपीएम सीपीए को बुला लिया। सीपीएम ने ये कहा हम लोग स्टालिन के साथ है, आपने जो बीजेपी अंदर नहीं आना, लेकिन बीजेपी के अंदर आएगी, एक एमएलए है, उनका तो है नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मानने का तैयार हो। इन द बिटवीन ईपीएस का अपने आप धर्म पे, यानी अपने पेट पर खुद गोली मार दी है उन्होंने। आपने 4 आदमी जो 30 आदमी को बाहर कर दिया। ये कल बीजेपी के सरकार का जीत होगी, 150 वोट लेगा, देखते जा। 5 साल नहीं 10 साल तक हटा नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस को रखेगा, सीपीएम को भगा देगा। लेकिन ये 3 दिन में 3 चीफ मिनिस्टर बन गया तमिलनाडु में। ये कह रहे डीएमके एडीएमके इकट्ठा वो करके विडुदलाई सिरते कच्ची करके पैंथर्स पार्टी है, उसको तिरुमावलम को चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं विजय को रोकने के लिए, उसको कांग्रेस समर्थन कर रही थी। तीसरा चीज है, एडपाडी पळनिसामी को चीफ मिनिस्टर बना दो, डीएमके बाहर से सत्ता में आ जाएगी, मतलब समर्थन करेगी। डीएमके का ये है शंकर जी, विजय को नहीं बनना चाहिए चीफ मिनिस्टर, ये बन गया। क्योंकि विजय को स्टालिन बेटा उदयनिधि को ये रेड जाइंट सिनेमा कंपनी से आई बॉल टू आई बॉल झगड़ा है, सिंपल एज दैट। मुझे नेशनल पर्सपेक्टिव में ये लगता है विजय इंडिया अलायंस में आ जाएगा, डीएमके एनडीए अलायंस में जाएगा अगले साल जनवरी फरवरी में तमिलनाडु में चुनाव आने वाले, सिविक इलेक्शंस, पंचायत का, कॉर्पोरेशन का, उसमें स्थिति क्या होगी, वेट एंड वॉच।
बिल्कुल। पंकज जी, आपको लगता है कि ये इस तरह का चेंज आएगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, जिसकी तरफ इशारा राजगोपालन जी कर रहे हैं कि डीएमके और एनडीए का अलायंस, बीजेपी का अलायंस सिविक पोल के लिए हो जाएगा और विजय और कांग्रेस की जो गाड़ी है, वो अगले लोकसभा चुनाव, क्योंकि द्रविडियन मूवमेंट की 2 जो बड़ी पार्टियां हैं, उसमें एआईडीएमके तो श्रिंक हो रहा है, उसमें स्प्लिट हो रहा है और वो एक तरह से किनारे पे आ जाएंगी, जो दिख रहा है। वैसी स्थिति में विजय की पार्टी और डीएमके एग्जिस्ट वहां पे करेगी। आपको क्या दिख रहा है परिदृश्य? देखिए, जिस तरह विजय ने अपनी शुरुआत की है और वो जाकर के स्टालिन से मिले, उनके घर गए, तो जिस तरह उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि डीएमके और उनके बीच जो कुछ भी थोड़ी असहमतियां हैं या जिस तरह के भी कंफ्यूजन्स हैं, वो आने वाले समय में दूर होंगे। बेहतर तो ये होता है कि डीएमके इस बात पर नहीं अड़ती कि वो टीवीके की सरकार को समर्थन नहीं देगी। उस स्थिति में डीएमके टीवीके मिलकर भी सरकार बना लेते तो बहुत अच्छा होता है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट ये था कि उनको विजय को किसी न किसी तरह बहुमत उनका साबित हो जाए, इसमें कांग्रेस की दिलचस्पी होनी बहुत स्वाभाविक थी और वही हुआ। आपको याद होगा, राजनीति में ऐसे कई बार मौके आते हैं। आप देखिए, राजीव गांधी को हटाने के लिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, तो उसको एक तरफ से लेफ्ट पार्टीज ने और दूसरी तरफ से बीजेपी ने सपोर्ट दे दिया था और उन दोनों के सपोर्ट से एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ बीजेपी, क्योंकि राजीव गांधी को नहीं बनने देना चाहते थे। तो इस बार कांग्रेस चूंकि विजय को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और तमिलनाडु की बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी था कि वहां एआईएडीएमके जैसी पार्टी बाहर हो, जो बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि इसीलिए एआईएडीएमके में क्या हो गया है, 47 विधायकों में से ज्यादातर जो है 35-36 विधायक वो समर्थन करना चाहते हैं टीवीके का, पलानी स्वामी के खिलाफ हो गए हैं पूरी तरह। अब षणमुगम और वेलुमणि ने तो खुल के विद्रोह कर ही दिया, सबके सामने है। पलानी स्वामी चूंकि बीजेपी के साथ थे और बीजेपी का साथ देने में भी वो कोई बहुत स्थिर बुद्धि से उन्होंने काम नहीं लिया। 2023 में गठबंधन तोड़ दिया, फिर 2024 में लोकसभा में हारे तो 2025 में फिर एनडीए में चले गए। अब 2026 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और एआईएडीएमके ने मिलकर लड़ा था, लेकिन पलानी स्वामी कहते थे कि हम बीजेपी को सरकार में हिस्सा नहीं देंगे। तो वो भी एक तरह से थोड़ी सी अस्थिरता के साथ चल रहे हैं। तो एआईएडीएमके तो अब तमिलनाडु की राजनीति में एकदम हाशिए पर जाएगा। मुझे लगता है कि द्रमुक के, डीएमके के और टीवीके के संबंध आने वाले दिनों में धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। शेखर, आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो रीअलाइनमेंट हो रही है, उसमें क्या एआईडीएमके को अब कोई फिल्मी स्टार को ज्वाइन कराना चाहिए? क्योंकि एआईडीएमके का तो एग्जिस्टेंस तभी बचेगा जब वहां पे कोई स्टार की पॉलिटिक्स में एआईडीएमके के पास कोई स्टार होगा। जयललिता थी तो इसलिए पार्टी थी, जयललिता के निधन के बाद वो पार्टी जिस हालत में है। लेकिन रीअलाइनमेंट आपको लगता है कि डीएमके और बीजेपी का रीअलाइनमेंट हो सकता है क्या? देखिए, बीजेपी और डीएमके का ओपन रीअलाइनमेंट नहीं होगा। डीएमके के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है और क्योंकि अब स्टालिन का भी उम्र हो गया है। डीएमके के पास प्लस पॉइंट है, कैडर है, कोई स्टार नहीं है लेकिन कैडर है, संगठन है। और ये जो वर्डिक्ट आया है, जो विजय की जो बड़ी जीत हुई है, वो डीएमके के खिलाफ हुई है, पिछले 5 साल शासन के खिलाफ है। इसलिए आप देखिए, जो विजय सबके घर जाके सब नेताओं से मिलने का जो सिलसिला है, आज अभी कांग्रेस गए, सत्यमूर्ति भवन गए, तो ये सिलसिला क्या है, एक परंपरा थी 1967 से पहले, जैसे अन्य राज्यों में है, नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में सदन के बाहर तो अच्छे संबंध थे। महाराष्ट्र अच्छा उदाहरण है, ये तो ये रहा है। और दिल्ली में भी यही था, मतलब जब जो 2014 पहले तो इतना तो ये नहीं था कि हार्ड फीलिंग्स नहीं था सत्ताधारी और विपक्ष के बीच में। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा शुरू हुआ जब से एमजीआर डीएम को छोड़ के अपने एक पार्टी बनाए 1972, तब से जाके ये हो गया कि भाई मतलब सामने सामने भी नहीं होंगे। कल भी देखिए, पहला दिन जब तमिलनाडु असेंबली का शुरुआत हुआ, उदयनिधि स्टालिन उनको देखकर नमस्कार भी नहीं किया, लेकिन शाम तक जब पता चला विजय आ रहे हैं अपने घर, अपने पिताश्री से मिलने आ रहे हैं, इनको भी जाना पड़ा। और इंसिडेंटली विजय और उदयनिधि स्टालिन दोनों एक कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे पार्टी भी करते थे, क्योंकि उदयनिधि का भी फिल्म, लेकिन
कुछ ऐसा मामला आया फिल्म बिजनेस को लेकर, कुछ पर्सनल मैटर को लेकर, जिससे वो अलग हो गए। अब विजय जिस तरह मैंडेट मिला है, देखिए नंबर अंदर कम है, लेकिन बाहर, सदन के बाहर तो पूरा नंबर उनके साथ है। देखिए आज वो आईयूएमएल के ऑफिस गए, सारे मोहल्ले के सारे लोग आ गए, और कल वाइको के घर गए, वाइको के घर में जो काम करते वो भी आके बोले भाई हम आपको ही वोट दिए। एक विचित्र, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप नेता के जो उनके साथ है वो भी उनको दिया है। देखिए ये जो चीज है ना, ये जल्दी ये नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। और खास और करके इसी जब आज असेंबली में उदयनिधि ने जो सनातन धर्म के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया, उससे तो ये साफ दिखता है कि जो डीएमके की पोजीशनिंग है और जो विजय की पोजीशनिंग है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। वो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और डीएमके की जो पॉलिटिक्स है वो सेकुलर के साथ साथ सनातन धर्म का किस तरह से उसके खिलाफ एक पोजीशन लेके रखना है। तो बीजेपी और डीएमके का रीअलाइनमेंट वो आज की तारीख में तो बड़ा मुश्किल दिखता है। देखिए आज उदयनिधि का स्टेटमेंट देने के बाद तो देखिए क्या है, डीएमके के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर जो है, डिप्टी लीडर है कनिमोझी ने तो चिट्ठी लिख दी लोकसभा स्पीकर को कि भाई हमें अलग जगह चाहिए। यानी पहले डीएमके के कांग्रेस के पास बैठते थे, उसके बाद तृणमूल। अब क्या होगा, कांग्रेस जाके तृणमूल के बाद बैठेगी, यानी एनडीए और इनके बीच में आ जाएंगे। उसके बाद तेलुगु देशम होंगे, जो सीटी के अरेंजमेंट बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें भी मैसेज है। देखिए आज उदयनिधि स्टालिन का लास्ट में सनातन धर्म को जोड़ना, भाई उसको हम खत्म करके रहेंगे, एक प्रकार से वो चुनौती दे रहे हैं विजय को। भाई आप जो पाथ में जा रहे हो ठीक है, आप धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन हमारी ज्यादा है, आप हिंदू। देखिए विजय का नेचर जो है ना, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं है, वो आइडियलिज्म ड्रिवन नहीं है। भाई अच्छा सुशासन दे दो, करप्शन फ्री दे दो। कल आपने जब शपथ लिया, आपने देखा परसों उनकी जो भाषण क्या था, भाई मुझे पैसे राजनीति से नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छा ये देना चाहता हूं। और वो जैसा इमीडिएट कनेक्ट किया, जो जो डिसीजंस पहले अनाउंस किए महिला सुरक्षा को लेकर। देखिए तमिलनाडु में पहली बार विमेन पुलिस स्टेशन जयललिता ने सैंक्शन किया। अब विमेन एक स्ट्राइक फोर्स बनेगी जिसका नाम है सिंघम महिला फोर्स। सिंघम महिला फोर्स है, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा था इस बार ऐसा जिस मुद्दा को डीएमके ने कभी माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। भाई एनसीआर के रिकॉर्ड दिखाते थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, भाई हमारी कम होती जा रही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी ये था कि महिला सुरक्षित है। दूसरा ड्रग पे टास्क फोर्स बनाना। देखिए ऐसा कदम लेते जा रहे हैं, उनको कोई विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन डीएमके का पॉलिटिक्स ऐसा है कि विजय के साथ नहीं दे सकता है, देने से वो खत्म। अब आते हैं एडीएमके भी दूसरा क्राइसिस है। ईपीएस के नेतृत्व में एडीएमके ने 9 चुनाव हार दिया, ये 9th वाला था ये जो असेंबली चुनाव। अब उनको लगता है ईपीएस कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो 2 लीफ सिंबल है ना, उसका भी मामला खत्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो भी टेम्पररी ऑर्डर पे ईपीएस को मिला है। अब ये देखिए जितनी मीटिंग हुए पिछले 2-3 दिन में, एडीएम के एमएलए का कहना भाई हम तो 47 है, अगर हम तुरंत, क्योंकि अब नंबर की जरूरत है, हम सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी एंटी डीएम के मैंडेट है, विजय का भी एंटी डीएम के मैंडेट है, तो हम नेचुरल बन सकते हैं। लेकिन ईपीएस एक व्यक्ति के रूप में अपने नेतृत्व की चिंता को लेकर वो विरोध करते आए। अब सारे 47 से 30 तो इनके साथ है, जो वेलुमणि और जो षणमुगम, जो 2 नेता है। तो अब क्या है, जैसे राजगोपाल जी कह रहे थे, कल जब फ्लोर टेस्ट होगा वो तो कर देंगे। देखिए इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ में भी एक बड़ी इनके लिए समस्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ में स्प्लिट नहीं है, पार्टी को आप स्प्लिट करके नहीं कर सकते, क्योंकि जब वाजपेयी जी सरकार ने 2003 में जो संशोधन किया एंटी डिफेक्शन लॉ में, या आप 2/3 और किसी पार्टी में मर्ज करना है, और पार्टी भी या पार्टी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अच्छा लेजिस्लेचर पार्टी अलग पार्टी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कही है, लेजिस्लेटर पार्टी जो मेन पार्टी का अंग है। अब अगर इन जो ईपीएस के विरोध में जो नेतृत्व सामने आ रहा है, उनको पार्टी को भी अपने कंट्रोल में लेना है, तब जाके आप कह सकते हैं भाई हम ही एडीएम के हैं। तो कई सामने है, लेकिन क्या है, इन्होंने स्पीकर दोनों ने चिट्ठी दी है, और स्पीकर तो अभी टीवी के है ना, बिल्कुल। तो मुझे नहीं और देखिए ऐसा स्थिति है, कोई डायरेक्ट वोट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, अगर एडीएम के यहां आ गया तो सीपीएम सीपीआई दोनों बाहर चले जाएंगे। आज वीसी के जो दलित पार्टी है, जो तिरुमावळवन जो को लोकसभा सदस्य है, उन्होंने क्या कहा है,
अब उन्होंने कंफर्म कर दिया, मुझे सीएम बनने का एक प्लान था मुझे बनाने का, जिसमें एडीएमके और डीएमके साथ, ये खुलासा आज किया है। उसका नाराजी है भाई, हम तो स्टालिन से बात करके किए। ये देखे, वीसीके 2, सीपीआई 2, सीपीएम 2, ये हो गए 6, ठीक है। इसमें आईयूएल भी जोड़ जाएंगे तो वो 2 8 हो गया। आईयूएल जो डीएमके कहेगा, कांग्रेस कहेगा वही करेगा, लेकिन पुल कर रहे कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि केरल में भी वो एलआई है ना कि भाई इधर आ जाओ। अब ये फ्लोर टेस्ट के बाद आप फ्लोर लेवल पे अलाइनमेंट देखेंगे। अब मुझे लगता है तिरुमावलवन, देखिए ये तो मधुकोड़ा मामला हो गया ना भाई, आपके पास 2 एमएलए, वो तो ठीक है, आप 2 एमएलए पे आप सीएम बनने का सपना देख रहे हो, नहीं है, आपको ये दोनों कैसे करेंगे? और ये बात भी हमें रिकॉर्ड पे कहना है, जब ये वाला देख, ये उदयनिधि का ये था, तो किसी हालत में अपना अभी जो विरोधी बन गया विजय नहीं बनना है, तो इसके लिए हम ये भी कर लेंगे, डीएमके एडीएमके को भी सपोर्ट कर देंगे, मतलब इकट्ठा हो जाए और तिरुमावलन को बना दे। तब कनिमोझी ने बोला नहीं, ये ठीक नहीं होगा। देखिए कनिमोझी बुआ और इनका कोई अच्छा संबंध नहीं है, कनिमोझी और उदयनिधि का अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्या होगी फिर, क्या फ्यूचर क्या होगा, कैसे हम फेस करेंगे? कि आज के तारीख में पूरे तमिलनाडु में पूरा कैडर, मतलब एडीएमके छोड़िए, डीएमके में भी कई एमएलए से कह रहे हैं भाई ये परिवार वाली जो चल रही है, आप स्टालिन परिवार को भरोसा पे कुछ आगे होना नहीं है, तो यही चले जाए। तो ऐसा है, जो सदन के बाहर जो सपोर्ट है वो पहली बार सदन के अंदर की कार्रवाई पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, वहां पे जो चर्निंग हो रहे हैं, वो चर्निंग काफी फ्लूइड है और बीजेपी उस पे एक तरह से नजर रख रही है कि उस सिचुएशन में रास्ता उसके लिए कैसे बनेगा। लेकिन जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह से रीअलाइनमेंट दिख रहा है, वो आने वाले दिनों में और स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखेगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल स्थिति है, विजय ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, वो कहीं एक तरह से आइडियलिज्म से प्रभावित होकर दिख रहा है, उसमें आइडियोलॉजी की कमी है। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजगोपालन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविज के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.